अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिद्रा मीर। आप देख रहे हैं 7 से 8। नाजरीन, इलेक्शन फौरी होंगे, इसका मुतालबा लिए सड़कों पर मौजूद पीटीआई लगता है कि अब लंबे अरसे के लिए सड़कों पर ही रहेगी, क्योंकि हुकूमत फौरी इलेक्शन की तारीख नहीं देना चाहती है। लंदन में भी आज एक अहम बैठक हुई है। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अहम मुलाकात की है, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। शहबाज शरीफ मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू पर वतन वापस आकर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे और इसी दौरान आज पीटीआई ने वजीराबाद से फिर से लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया है और इस बार इस मार्च की सिक्योरिटी के लिए 10 की बजाय 15,000 पुलिस एहलकार पंजाब पुलिस ने तैनात किए हैं। यानी कि नफरी की बड़ी तादाद चंद लोगों की सिक्योरिटी पर मामूर होने से दीगर शहरों की सिक्योरिटी पर सवालात उठ रहे हैं। इमरान खान ने भी गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में मौक़िफ़ अपनाया है कि मुखालिफिन उनकी कामयाबी से खौफजदा हैं। खदशा है कि दोबारा उनको निशाना बनाया जाएगा। इमरान खान अपने ट्विटर पैगाम में भी ये कहते हैं कि उन्हें कत्ल के मंसूबे का पहले से इल्म था। अब वजीराबाद में हमला स्क्रिप्ट के मुताबिक था। खान साहब ये भी कह रहे हैं अगर उन्हें पहले से खदशात थे, अगर उनके पास ऐसी तफसीलात थी कि हमला हो सकता है, तो फिर पेशगी तौर पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? ये बड़ा अहम सवाल है। ये मामलात इमरान खान के बयानिए पर मजीद सवालात भी उठा रहे हैं। पीटीआई क़यादत आर्मी चीफ की तैनाती या मुद्दत में इजाफे से मुतालिक भी इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात देती रही है। लेकिन नाजरीन, आपको यहाँ पर यह बताना भी बड़ा ज़रूरी है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट और मंगला गैरिसन का दौरा किया है। आर्मी चीफ की दोनों मकामात पर अफसरान और जवानों से मुलाकात भी हुई है, उन्होंने खिताब भी किया है और इन्हीं तमाम तर मामलात पर तफसीली तौर पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलवशा खान साहब ज्वाइन किया है। मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ हैं, जबकि तज्जिए के लिए शुएब शाहीन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अली गौहर बलोच साहब, सबसे पहले तो आज की जो डेवलपमेंट है, नवाज शरीफ साहब को अब तो सिफारती पासपोर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये बताएं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी कब तक मुतवक्के है? बहुत सारे सियासी मामलात ऐसे हैं जिनके अंदर जो अहम पेशरफ्त होगी वो नवाज शरीफ साहब की वापसी से भी मशरूत हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहे, जिन्होंने, आपको पता है कि मतलब है कि पाकिस्तान के में बहुत अहम काम किए। जिस वक्त के आप इंडिया ने धमाके किए थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लाखों करोड़ों डॉलर्स की जो थी वो ऑफ़र्स ठुकराई थी और उस वक्त पाकिस्तान की सलामती के ऊपर कोई आँच ना आने दी और वो फ़ैसले किए जिससे पाकिस्तान का मैं समझता हूँ अवाम का और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। देखिए, जब लास्ट टाइम भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को झूठे मुकदमात में सज़ाएँ सुनाई गई, जब उनको विक्टिमाइज़ किया गया, उनकी फैमिली को विक्टिमाइज़ किया गया, तो उस वक्त भी कायदे मोहतरम ने जो है वो इंग्लैंड से वापस आए। आपने देखा कि मरीम नवाज साहिबा भी साथ थीं। उस वक्त उनकी अहलिया जो थी वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी। अगर वो चाहते तो कुछ दिन उधर रुक सकते थे, लेकिन इसलिए वापस आए कि वो पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के इदारों का एहतराम चाहते थे, पाकिस्तान के आइन का एहतराम चाहते थे। देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल, मियाँ साहब जो है, मैं समझता हूँ कि वो आकर इलेक्शन कैंपेन को वही क़यादत करेंगे और अनकरीब पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान आने के बाद जो उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं उनको भी अदालतों के ज़रिए ही फेस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो उसमें सुरखरू भी होंगे। और आपने देख लिया कि जब मरीम नवाज साहिबा के फ़ैसला आया तो उसमें भी यही कहा गया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेगुनाह हैं और मरीम नवाज साहिबा का भी जो केस है उसमें भी वो बरी हो चुकी हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मेरा ख़्याल है कि अगले माह तक इंशाअल्लाह ताला वो वापस आएंगे और अपनी पार्टी की क़यादत को दोबारा संभालेंगे और आकर अपनी पार्टी की जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी क़यादत भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ही करेंगे। और देखिए, ये तो मतलब है कि इमरान खान साहब को जब NRO दिया गया था और जब इमरान खान साहब को लाडला बनाया गया था निज़ाम का, आपको पता है कि RTS सिस्टम के जरिए इनको जितवाया गया था, मुस्लिम लीग नून को तोड़ा गया था, ऑपोजिशन की दीगर पार्टी को भी तोड़ा गया। मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी वापसी से मुतालिक सवाल है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। शुएब शाहीन साहब, अब चूंकि मेरा आपसे सवाल भी यही था कि क्या नवाज शरीफ साहब, आपको लगता है कि नवंबर का महीना गुजार कर पाकिस्तान आ जाते हैं? अली गौहर बलोच साहब ने खुद कह दिया कि वो अगले महीने के बाद पाकिस्तान आएंगे। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब का नवंबर गुजार कर पाकिस्तान आना
ये इसलिए है कि जो अहम तैनाती होने जा रही है ये तासुर ना जाए कि नवाज शरीफ साहब उसके ऊपर मुदाखलत करना चाहते हैं, असरअंदाज होना चाहते हैं? जी देखें, जहाँ तक मुदाखलत और असरअंदाज होने का ताल्लुक है तो वो तो शहबाज शरीफ साहब अभी भी वहाँ लंदन में बैठ के उनके साथ इस मसले पे मुशावरत बल्कि काइंड ऑफ डिक्टेशन लेने गए हुए हैं। अच्छा। क्योंकि बकौल PMLN के उनका कायद जो है वो नवाज शरीफ साहब है और उनकी इजाज़त के बगैर उनके कोई फैसले नहीं होते। तो अगर उनका फैसला उनके बगैर हो चुका होता या होना होता या बाकी 13 पार्टियों ने बैठ के ये तय करना होता तो प्रॉबेबली वो यहाँ तक तय कर लेते। और स्पेशली इस मौजू पे आपके पूरे मीडिया ने इसको खुलम खुला ये बात डिस्कस भी की है और चलाया भी है, और मेरा ख्याल है इसमें कोई शक व शुबा भी अब किसी को नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब से मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं और इसी मौजू पे मुशावरत है। तो इसलिए ये तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात, वो 6 हफ्तों के लिए गए थे, नेचुरली वो कोर्ट्स ने इजाज़त दी, PTI की गवर्नमेंट ने इजाज़त दी, उस वक्त की जो उनकी हेल्थ कंडीशन शो की गई थी उसके मुताबिक इजाज़त दी गई थी। अब वो 6 हफ्तों के बाद नहीं आए और फिर स्पेशली जब ये अब PDM की जमातें हैं, उनका सगा छोटा भाई, लेकिन शुएब शाहीन साहब फिर 4 साल PTI की हुकूमत भी रही और PTI उनको वापस लाने में नाकाम भी रही। पलवशा खान साहबा, आप क्या समझती हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो वापसी है, आपको लगता है कि नवंबर के महीने के बाद वो आ जाएंगे? और जो लंदन में अहम फैसले हो रहे हैं, माजी में तो खैर बहुत सारे अहम फैसले लंदन से ही इनका ऐलान हुआ, अब माजी में पीपल्स पार्टी का जो मौकिफ था वो आपको याद होगा, अब पता नहीं इत्तेहाद में आकर आप वो मौकिफ रखेंगी या नहीं, लेकिन आपको लगता है कि अहम फैसले आज भी लंदन से ही होंगे? देखिए, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब या कोई भी पार्टी लीडर जो है पाकिस्तान की सियासत में, बल्कि साउथ एशिया की सियासत में जो हमारी मजमूई तौर पे पाई जाती है, जो पार्टी लीडर्स हैं उन्हीं के इर्द गिर्द पार्टियां घूमती हैं। और पाकिस्तान में आप कोई भी पार्टी देख लें तो पार्टी लीडर्स की जो अहमियत है उसको ख़त्म करने के लिए हमारी जमात में भी ऐसे ही हुआ कि हमारी जमात ने भी असद राशिद ज़रदारी जब ऐवान सदर में थे उनके रोल को लिमिट करने के लिए बहुत कोशिशें हुई और बहुत तरीके से लिमिट किया भी गया, लेकिन अल्टीमेटली जो पार्टी के कायदीन होते हैं उन्हीं के ऊपर पार्टी चलती है, उन्हीं के नाम पे पार्टी वोट लेती है। और अगर ये समझा जाए कि किसी भी तरीके से, जैसे इस मुल्क में एक अनफॉर्चुनेट रिवाज है कि पार्टी लीडरान को जो है वो साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है, अगर ऐसा कर दिया जाए तो ये कोई मुस्तकिल चीज नहीं होती और ना ये कोई प्रैक्टिकल चीज है। अमली तौर पर लोग जो है वो अगर आज यानी कि पलवशा आज भी फैसले लंदन से होते हैं तो आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन फैसलों की हामी होगी? देखिए, हम एक इत्तेहाद में हैं और उस इत्तेहाद में ऐसा नहीं है कि किसी एक शख्स की जो है वो चलेगी और बाकी सब जो है वो चुप रहेंगे। ये जो आपकी स्टेटमेंट है कि लंदन से फैसले हो रहे हैं, इस पे मैं जनरली जो है मैं समझती हूँ बहुत आप एक ये वाइड रेंजिंग स्टेटमेंट है। फैसले मुशावरत से होंगे और मुशावरत अगर कोई लंदन से भेज रहा है, कर रहा है, तो पाकिस्तान में भी मुशावरत होगी, लेकिन पलवशा ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये तो शुएब शाहीन साहब ने एक लुकमा दिया ना, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब वहां से फैसले लेने गए हैं, वहां से डिक्टेशन लेने गए हैं। सॉरी, किसने कहा है? शुएब शाहीन साहब ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन से डिक्टेशन लेने गए हैं, अभी कहा। देखिए, मैं आपको जो एक अमली सियासी इस वक्त हकायक है वो ये है कि क्या आपके ख्याल में अगर एक आर्मी चीफ या कोई भी ऐसी मशावरत है तो उस पर तमाम पार्टियों से बातचीत नहीं की जाएगी, उस पर तमाम पार्टियों की राय नहीं ली जाएगी? अल्टीमेटली वजीर आजम का इस्तेहकाक है कि वो जिसको चाहें बेहतर समझे वो उसको लगा दे। और हम समझते हैं इस लेवल पे जितने भी हमारे जनरल साहिबान हैं वो सारे जो हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। लेकिन ये अमली तौर पे एक अजीब सी सोच है कि आप कोई भी पाकिस्तान के हवाले से फैसले आपको याद सिर्फ पलवशा एक अहम तैनाती की बात नहीं है, इलेक्शन की तारीख देने या ना देने, PTI से मुज़ाकरात करने या ना करने, ये दीगर मामला भी तो हैं जिन पर फैसला होगा। आपने क्या कहा है, मैं आपको उसी बात का जवाब दे रही थी, लेकिन अगर आप मेरी बात तोड़ देंगी बीच में तो आई विल नॉट। जी, मैं आपको ये कह रही थी, ये तो चले एक बात है जो आजकल खूब गर्म है, लेकिन आपको याद होगा कि जब यहाँ पाकिस्तान और भारत जो है तकरीबन इंडिया और पाकिस्तान जंग से थोड़े ही दूर थे एक दूसरे से,
उन्होंने भी अपने जो है बॉर्डर्स पे पाकिस्तानी सिटीज को लिया हुआ था, अहम शहरों को मिसाइल नस्ब कर दिए थे। जब बालाकोट पर बमबारी हुई थी और अभिनंदन यहाँ आया था जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी वो जो फैसले थे, वो मीटिंग जो हुई थी पार्लियामेंट हाउस में, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स थे, सबको बुलाया गया था सिवाय इमरान खान साहब के, वो नहीं आए थे। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेजेंस थी उस मीटिंग में। जो फैसले उस वक्त और उस दिन हुए थे, ये उससे ज्यादा बड़ी तो कोई ऐसी बात नहीं है ना। उस वक्त तो हम जंग के दहाने पे खड़े थे, लिहाजा फैसले वही अच्छे होते हैं जिसमें सबकी मुशावरत हो। एक आदमी की कोई मुल्क किसी की जागीर तो नहीं है ना कि एक शख्स समझे कि मैं उठ के सुबह कुछ कहूंगा तो सारे 22 करोड़ भेड़ों की तरह उसके पीछे चले। अक्सर जो इत्तेहाद मशवरे करता है या फैसले करता है, उसके बाद उसमें बहुत सारे तनाज़ात भी सामने आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। अली गौहर बलोच साहब, इमरान खान साहब ने अभी हालिया ये कहा है कि नवाज शरीफ को बुलाने की कोशिश हो रही है ताकि ये तासुर दिया जा सके कि एक जैसा माहौल है, और उनके जाने को भी उन्होंने डील कहा था, वापसी को भी वो डील ही कह रहे हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ क्यों नहीं दे देती? देखें, आपने बड़ी मतलब है कि एक रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है, और इधर से ही इमरान खान साहब की ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा कर लें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की शख्सियत जो है वो उनके असाब पर सवार है, चूँकि वो खाइफ हैं, चूँकि वो एक जेली लीडर हैं और वोट चुरा कर आए थे और डस्का में वोट चोरी करते हुए पकड़े भी गए थे। मैं अभी एक शुएब शाहीन साहब एक बात कर रहे थे, मैं किसी हद तक, उन्होंने तो खैर बात को गलत अंदाज में बयान किया, मैं उनकी तस्हीह के लिए मैं उनकी बात की तायीद करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब तमाम कौमी अमूर के ऊपर मशावरत जो है हमारे पार्टी के कायद और बाहसीयत मुस्लिम लीग नून के कारकुन होने के और बाहसीयत प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हर मामले में मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुझसे मशावरत करते हैं। हाँ, वो आर्मी चीफ की मशावरत भी जो है वो नवाज शरीफ साहब की मशावरत के बाद पीडीएम के तमाम कायदीन के साथ भी मशावरत करेंगे और उसके बाद ये अहम फैसले किए जाएंगे। तो लिहाजा इनकी जो तकालीफ हैं जो पीटीआई की और इमरान खान की और उनके जो हामी तजियाकार हैं, मैं उनकी तकलीफ़ से अंदाज़ा मतलब है, अंदाज़ा हमें है कि इस बात की उन्हें बड़ी तकलीफ़ है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस ना आए। मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर इनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं इस तकलीफ़ से। पहले ये कहते थे कि वो बाहर किसने भेजा था? बाहर तो उन्हें इमरान खान साहब ने खुद भेजा था। इन्होंने तो शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मंगवाए थे, जहां पर आज खुद अपनी कभी कहते हैं कि कोई एक के बयान देता है कि 2 गोलियां लगी, कोई ये CNN में जाते हैं तो कहते हैं 3 गोलियां लगी, कभी इधर आकर बयान देते हैं तो 4 गोलियां लगी। और CNN पे जब इंटरव्यू दे रहे थे, जब उन्होंने एविडेंस मांगी तो इमरान खान साहब को आगे चुप लग गई और उनको कोई जवाब नहीं आ रहा था, क्योंकि बाकी तो सारे वो यूट्यूबर्स के साथ बैठकर इंटरव्यूज करते हैं ना। अली गौहर साहब, ये वो सारे मामला है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपसे बात हो चुकी है मेरी। शुएब शाहीन साहब, अब ये जो एक बार बार बात यहाँ पर आकर रुकती है कि गवर्नर राज लगा देंगे पंजाब में, वजीर दाखिला ये बात कई बार कह चुके हैं, गवर्नर पंजाब ये बात कह चुके हैं, इसका एक आईनी प्रोसेस है जो कि खासा लंबा प्रोसेस है। आपको लगता है कि इतना आसान है गवर्नर राज लगा देना, या इस आड़ में कोई और खिचड़ी पक रही है? आप क्या समझते हैं? देखें, आर्टिकल 232 और आर्टिकल 234 इसको डील करता है, जो गवर्नर राज की बात करता है। गवर्नर राज लगाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की अपनी सेटिस्फेक्शन जरूरी है कि मुल्क आईन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क जब सूबा ना चल रहा हो तो उस पर गवर्नर राज वो लगा सकता है, या पावर्स अपने आप को दे सकता है या वो गवर्नर को दे सकता है। और उसके लिए ये भी कंडीशन मस्ट है 232 में कि वो जो पंजाब असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली वहां से करारदाद, जहाँ गवर्नर राज रखना, उसकी करारदाद होना जरूरी है। और अगर इस तरह की सर्कमस्टांसेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, वो मेरा नहीं ख्याल कि इस केस में कोई हो सकता है, और ना ही उस तरह की कोई सिचुएशन है, ना ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शायद इस तरह का कोई गलत फैसला करेगा, और ना ही इस बात की कोई तवक्को है। और ये सिर्फ आप कह सकते हो थ्रेटनिंग स्टाइल है और बात करने का एक अंदाज है कि ताकि एक डेटरेंस क्रिएट की जा सके या एक पॉलिटिकल स्लोगन क्रिएट किया जा सके। मेरा नहीं ख्याल 18th अमेंडमेंट के बाद जो तब्दीली आई है कॉन्स्टिट्यूशन में,
वो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई है, सूबाई खुद मुख्तारी जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी फेडरल गवर्नमेंट या फेडरेशन इस तरह का कोई कदम उठाए, और अगर गलती से अव्वल तो वही उठा नहीं सकते, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, वो हो नहीं सकता, ज़ाहिर है वो इंडिपेंडेंट हैं और वो पीटीआई से उनका ताल्लुक रहा है। तो इसी तरह प्रोविंशियल असम्बली भी कोई रेजोल्यूशन नहीं पास करेगी, और इसके सब कुछ के बावजूद अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये ऑर्डर कर भी देते हैं तो वो कोर्ट्स मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को वो जो है सपोर्ट करेगी। जी चलें पलवशा साहिबा, अभी ये जो विफाक और सूबों के दरमियान एक महाजराई चल रही है, इसमें जो अवाम का नुकसान हो रहा है, सड़कें बंद हैं, ताजिर बरादरी अलग से परेशान हैं, और जिस तरह से विफाकी अफसरान को भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इसमें विफाकी हुकूमत का जो इख्तियार बनता है या जो विफाकी हुकूमत अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही है, आप चूँकि हुकूमत की इत्तेहादी हैं, आपको क्या लगता है कि हुकूमत ये इख्तियार क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही, या फिर ये जिस गवर्नर राज की हम बात कर रहे हैं सिचुएशन ऐसी बन जाए, हालात ऐसे बन जाए कि गवर्नर राज लग जाए, विफाकी हुकूमत इन सारे हालात को कंट्रोल इसलिए नहीं कर रही? नहीं, वफाकी हुकूमत क्या करे, मतलब आप क्या समझती हैं, जिस सूबे में पीटीआई की हुकूमत है तो वहाँ वफाकी हुकूमत ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कल या परसों राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी एडवाइस भेजी थी। इस वक्त एज वी टॉक लोग मोटरवे पे फंसे हुए हैं। आप ही का चैनल दिखा रहा है एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं। जो लोग 4-4, 5-5 घंटे सफर करके आ रहे हैं उनको अंदर शहर में कैपिटल में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के हुक्म तक लोग जो हैं वहां फंसे रहे। मुझे सिर्फ ये बताइए, महाजराई नहीं, ये इस तरह का एक तासुर दिया जा रहा है जैसे सूबों को जो है वो वफाक के ऊपर चढ़ाई जो है वो कर रही हैं। और ये इस किस्म का तासुर जो है ये क्यों है, और इससे क्या इंटरनेशनली क्या मैसेज दिया जा रहा है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी। मैसेज वही दिया जा रहा है जो आपके दुश्मन सुनना चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई कोहेजन नहीं है, इस मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी है, इस मुल्क में जो है लोग वफाक और सूबे आमने सामने खड़े हो गए हैं और वफाक पे चढ़ाई की तैयारी है। इस वफाक में इस्लामाबाद में सिर्फ मैं और ये अली गौहर बलोच साहब या शोएब साहब नहीं रहते हैं। यहाँ कई ममालिक के पूरी दुनिया की सिफारती अमले हैं, सिफारत खाने हैं जो लम्हा ब लम्हा की रिपोर्ट अपने मुल्कों में भेज रहे हैं कि यहाँ क्या हाल बनाया जा रहा है। और यही है जो इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी की कैफियत तो का ये जो हिजान की सी कैफियत है पलवशा, क्या ये सारी सियासी मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे? क्या विफाक इस तरह से बेख्तियार होकर, बेबस होकर एक साइड पर बैठा रहेगा? देखिए, वफाक कभी बेख्तियार ना वफाक बेख्तियार होता है और ना रियासत बेख्तियार। इस वक्त जो हम कर सकते हैं वो फिर वही है जो आप लोग शायद जो करना पड़े आखिर। लेकिन बात यह है कि क्या ये बदला हमसे लिया जा रहा है, नून से लिया जा रहा है, पीपल्स पार्टी से लिया जा रहा है, दीगर इत्तेहादी जमातों से लिया जा रहा है? नहीं, इस वक्त बदला पाकिस्तान की अवाम से लिया जा रहा है, आम आदमी से लिया जा रहा है। लेकिन कितने दिन अपने ही जहां इनकी हुकूमत है पिंडी में कैसे रास्ते बंद किए रखे। आप सियासतदान, आप तमाम ही सियासतदान ये बात करते हैं कि सियासत में बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। दूसरी जानिब आप लोग ये कहते हैं कि फेस सेविंग नहीं देनी, बातचीत नहीं करने, मुज़ाकरात नहीं करने, कोई दूसरा हल भी नहीं है, तो फिर एटलीस्ट मुज़ाकरात ही कर लें। कि बातचीत नहीं करनी, मैंने चढ़ाई करनी है, तो फिर वो चढ़ाई का शौक पूरा कर ले। जब उसने कैपिटल पे चढ़ाई करनी है तो फिर ठीक है, फिर कौन रोक सकता है? अगर इंतशार उनका वाहिद एजेंडा है कि लड़ना है और लोगों को मरवाना है, और जो आपने आज तक देखा, मुझे सिर्फ बताइए, एक FIR पर इतना शोर है तो वो जो गरीब वो जो आपकी एक बहन थी सदफ जो कंटेनर के नीचे आए, उसके बाद आप आ जाइए वो जो खंबे पे चढ़ा वो बच्चा 14 साल का। अच्छा पलवशा साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे शोएब शाहीन साहब से भी पूछना है। शोएब साहब, क्या हल है फिर इस मामले का? रास्ते बंद है, लोग परेशान है, मुज़ाकरात भी नहीं होने, फेस सेविंग भी नहीं देनी, इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी नहीं करना, गवर्नर राज भी नहीं लगना, अगर कुछ भी नहीं होना तो सियासी हल कोई नजर आता है आपको इसका?
देखिए, सियासी हल तो सियासी जमातों ने निकालना है। सियासी जमातें ज़ाहिर तमाम मुक़्तदर हल्के, तमाम इदारे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक तरफ हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जिसके साथ अवाम खड़ी है। आज अवाम ने फैसला दे दिया है कि अवाम की मेजॉरिटी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्पेशली पीडीएम की जमातों का ये फ़र्ज़ बनता है, चूँकि वो फेडरल गवर्नमेंट में इक़्तिदार में बैठे हैं, कोई ऐसी राह हमवार करें जिसके नतीजे में वो कोई लो दो की बात होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स कभी बंद गली में नहीं जानी चाहिए। जब बंद गली में पॉलिटिक्स जाती है तो सारे सियासतदान उसका नुकसान उठाते हैं। तो ज़ाहिर अख्तियार और इक़्तिदार इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट के पास है। अगर जब ये फैसला करके बैठते हैं मुज़ाकरात की शर्त पे कि जनाब हमने तो इलेक्शन कराना है अपने टाइम पे और वही अगस्त सितंबर में जाएगा, तो लूली लंगड़ी हुकूमत जिस तरह चल रही है फिर इसी तरह चलती रहेगी 7 महीने। लेकिन मामला को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं इस बर्फ को पिघलना भी होगा। शुएब शाहीन साहब, अली गौहर बलोच साहब, पलवशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें प्रोग्राम में एक वक्त का ब्रेक का वक्त हुआ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के बारे में, जिसमें बिलाखिर एक उम्मीद जाग गई है। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध में जल्द बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की उम्मीद फिर जाग गई है। सिंध हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बस बहुत हो गया, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएं। अदालत ने बार बार इलेक्शन मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का भी इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी का मसला है, कराची और हैदराबाद में इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, इलेक्शन करवाना आपकी जिम्मेदारी है। जस्टिस अमीर अली एम शेख ने कहा है कि कोई एक गाँव बता दें जहाँ पुलिस ने सैलाब मुतासरीन के लिए ऑपरेशन किया हो, या कितनी मजमूई नफरी है सिंध में, बताएं पुलिस कहां कहां तैनात है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि हम ज्यादा वक्त नहीं देंगे, हमें फौरी रिपोर्ट चाहिए इस पर। अदालती अहकामात के बाद अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कब होते हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है अमीर इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने। हाफिज नईमुर रहमान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस पर हमने कल प्रोग्राम भी किया था सर, और इलेक्शन के हवाले से बात भी की थी कराची के बल्दियाती इलेक्शन की, और पीपल्स पार्टी ने जो तरमीम इस पर की है, जो एक एक्ट ख़त्म किया है, आज अदालती अहकामात इस पर आए हैं। अब आपको क्या लगता है कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन आपको फौरी होते हुए नजर आ रहे हैं? देखें, पीपल्स पार्टी की तो ये कोशिश ही रही है कि बिल्कुल इलेक्शन ना हो, क्योंकि इलेक्शन तो ड्यू हुए थे अगस्त 2020 में, तो सैलाब तो आया है अभी 3 महीने पहले। तो इसका मतलब यह है कि 2 साल से जो ये काम कर रहे थे, इलेक्शन नहीं कराना चाहते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहीं पर भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराना चाहती, अपने ही लोगों से खौफजदा होते हैं। अगर इतने ही पॉपुलर हैं तो अपने लोगों से क्यों खौफजदा हो रहे हैं। सिंध में तो खास तौर पर पीपल्स पार्टी का ये रवैया है। फिर इनके साथ अब एमक्यूएम भी मिल गई है, और एमक्यूएम चूंकि नजर आ रहा है उसको नविश्ता दीवार है, चॉकिंग ऑन जो राइटिंग ऑन द वॉल है कि वो हार रहे हैं बुरी तरह से। तो अब ये दोनों मिलकर हारती हुई कुव्वतें किसी तरह इलेक्शन से ही फरार हासिल कर रही हैं कि अगर हम जीत नहीं सकते तो खेल ही बिगाड़ दो। अब उसके लिए जो उन्होंने कल एक बचकाना काम किया है वो ये है कि सिंध के एक्ट से वो जो आर्टिकल 34 है उसको निकाला है। अब 120 दिन में इलेक्शन करना कि 120 दिन में इलेक्शन होंगे, लेकिन वो ये बात शायद भूल गए हैं कि जो इलेक्शन का एक्ट है, जिसका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, जो पूरे पाकिस्तान की सदा का एक्ट है, उसका जो आर्टिकल 219 है 219(4), उसमें ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर लिखी है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि 120 दिन की अंदर अंदर मुद्दत खत्म होने के बाद इलेक्शन करवाए। इसलिए ये कितने ही एक्ट आगे पीछे करते रहे, अव्वल तो बात यह है कि जब इलेक्शन एक अनाउंस हो चुका है और किसी वजह से पोस्टपोन हो रहा है तो इस आर्टिकल के खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो यह है टेक्निकल और कानूनी बात। और दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन का एक्ट है, जो पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से जिसका ताल्लुक है, उसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो 120 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए। इसलिए ये कितना ही भागें, हम पीछे पीछे इनके भाग रहे हैं और कराची के अवाम भी इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, इनको भागने नहीं देंगे, इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा हाफिज नईमुर रहमान साहब, एक तासुर ये भी जा रहा है सर कि इंतखाबात के लिए जमात इस्लामी ने भरपूर मुहिम चलाई है, इसलिए वो ये चाहती है कि इलेक्शन जल्दी हो और फायदा जमात इस्लामी को हो। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, इलेक्शन मुहिम तो हमने बेहतरीन चलाई है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने रिस्पांस दिया है। और देखें, हमारी सिर्फ इलेक्शन मुहिम नहीं चली है, इलेक्शन तो दरमियान में आ गया है। हमारी तो हक दो कराची को मुहिम है, जो कराची की बिजली के मसले पर, उसका ताल्लुक बल्दियाती इलेक्शन से नहीं है। जो कराची के पानी के मसले पर, उसका ताल्लुक है। जो कराची की ट्रांसपोर्ट पर, जो कराची की मरदमशुमारी पर, जिसका इससे ताल्लुक नहीं है। मरदमशुमारी में हमारी गिनती आधी कर दी इन जालिमों ने, जो कि विफाकी पार्टियां हैं। हमें ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं दिया, हमें पानी का 17 साल से कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। यहाँ पर बसों के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को, यहाँ पर रेड लाइन के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, ग्रीन लाइन के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऑरेंज लाइन के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया है
और इस सारी चीजें इसलिए हो रही हैं कि शहर का कोई वाली वारिस नहीं है, कोई ऑनरशिप नहीं है। इस शहर को एक मेयर चाहिए, इस शहर को बल्दियाती इदारे चाहिए ताकि लोग अपने रोजमर्रा के गली मोहल्लों के मसले भी हल कर सकें और ये बड़े प्रोजेक्ट भी हो सकें। तो जमात इस्लामी ने चूंकि आवाज उठाई है और ये आवाज सर्वेज बता रहे हैं कि 58% लोग ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा आवाज जमात इस्लामी ने उठाई है और उसके लीडर जाहिर है, मैं इसको लीड कर रहा हूं तो मैंने उठाई है। 51% लोग जमात इस्लामी को का मेयर देखना चाहते हैं इस शहर में, और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जमात इस्लामी के लिए नंबर 1 पोजीशन पे लोगों की राय है। तो जाहिर हमारी मुस्तकिल जिद्दोजहद है कि जिसके नतीजे में ये आवाज बनी है और हमने डिलीवर किया है। और लोग ये जानते हैं कि हम सिर्फ दावा नहीं कर रहे हैं, हमने काम किया है। आप लोग हमेशा काम करते हैं लेकिन इक्तदार में नहीं आ पाते, क्या लगता है आपको कहां पर कमी रह जाती है कि जमात इस्लामी काम तो करती है लेकिन फ्रंट फुट पर नहीं आ पाती, इक्तदार में नहीं आ पाती? हाँ, ये वजह रही है। पहले बहुत सारी जगहों पे तो रास्ता रोका गया है। मसलन 2001 में जब नेमतुल्लाह खान साहब इस पोजीशन में ले आए थे इस शहर को कि लोग एमक्यूएम की मौजूदगी के बावजूद ये चाहते थे कि जमात इस्लामी का मेयर बने, तो एनआरओ हो गया था जिसमें जरदारी साहब और एमक्यूएम के तमाम मुकदमात हजारों की तादाद में खत्म कर दिए गए थे और उनको जो है वो तोहफे के तौर पर दे दिया गया था मेयर, और पूरा इदारे उनके हवाले कर दिए गए थे। जिसके बाद जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने मिलकर सारे इदारे हमसे छीन लिए, सारी चीजें जो है वो हम तबाह कर दी इस शहर की। तो बहरहाल वो सब कुछ होता रहा, लेकिन इस मरतबा पब्लिक ओपिनियन पोल आया, ये हमारी राय नहीं है। अब तो सर्वे हुए साइंटिफिक बुनियाद पर, तो लोगों की राय सामने आई है और जाहिर सी बात है कि साइंटिफिक सर्वे में 5-10% ही आगे पीछे हो सकता है। तो इस वक्त तो पूरे शहर, और ये सर्वे करने की जरूरत नहीं है, आप गली में चले जाएं, मोहल्ले में चले जाएं, अपने रिश्तेदारों से पूछ लें कि इस वक्त शहर में लोग किसका मेयर चाहते हैं। हर एक की जुबान पर है कि इंतखाब कराएं तो हम वोट डालें। तो अल्लाह का शुक्र है जमात इस्लामी इस पोजीशन में है और इनको भागने नहीं देंगे हम। कराची के अवाम और जमात एक पेज पर है, बाकी सारी पार्टियां दूसरे पेज पर हैं। हाफिज नईम साहब, बल्दियाती इदारों की मुद्दत को खत्म हुए भी एक वक्त हो गया सर, अगर इदारों के पास इख्तियार नहीं होगा, मशीनरी हरकत में नहीं आएगी तो अवाम की हालत कैसे बेहतर होगी, ये मसाइल कैसे हल होंगे? ये बात सही है आपकी, इसीलिए तो हमने 29 दिन का धरना दिया था, जब कोई इस मसले पे बात करने के लिए तैयार नहीं था। जब ये 2021 का एक्ट लेकर आए तो ये सारी जमातें जिन्होंने भारी भारी मैंडेट लिया था तो कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं थी। जब हमने धरना दिया और वो 15वें दिन में दाखिल हुआ तो पीटीआई और एमक्यूएम और जीडीए ने मिलकर एक धरनी दी 2 घंटे की। हमने बाकायदा जिद्दोजहद की और ये बात पूरे कराची के अवाम को अपनी पुष्ट पर लाकर खड़ा किया, उन्हें हमसे मुआहिदा करना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अभी भी जो ये गेम कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, एक दूसरे से मिलते हैं और ऐलान करते हैं कि हमने इख्तियार दे दिया, कल ऐलान करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम का मिल जाएगा, बन जाएगा। इनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, इनको गवर्नर चाहिए, इनको वजीर चाहिए। कराची के आवाम से अगर कोई ताल्लुक होता तो कराची को ये लोग डिलीवर करते। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये लोग मिलकर अगर ये कह रहे हैं ना कि हम एक ऑर्डिनेंस के जरिए से इख्तियार दे देंगे, भाई इलेक्शन कराओगे नहीं तो इख्तियार तो सूबे की तमाम स्टेक होल्डर जमातें एक तरफ और जमात इस्लामी एक तरफ है। अभी तक बल्दियाती इंतखाबात के नाम पर सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है, अभी भी इलेक्शन में ताखीर होती है, तो फिर क्या रास्ता इख्तियार करेगी जमात इस्लामी? देखें, हाई कोर्ट में केस मौजूद है, इसमें इंशाअल्लाह ताला हम लोग पूरी तरीके से हैं मौजूद। सुप्रीम कोर्ट पे हमने केस फाइल कर दिया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 28 अगस्त के मौके पर यह फैसला दिया था। एमक्यूएम गई थी कि इलेक्शन ना कराए जाएं, हम इंटरवीनर बने, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मौजूदगी में जो बेंच बनी उसने फैसला दिया कि इलेक्शन करवाए जाएं। इन्होंने बारिश और सैलाब का बहाना बनाया, अब ये बहाने खत्म हो गए, अब इनको डेट देनी पड़ेगी। तो 15 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने हमें बुलाया है, समाअत होगी, इसमें और पार्टियों को भी बुलाया, मैं खुद जाऊंगा इंशाल्लाह। 9 को जाना था, छुट्टी हो गई, अब 15 को बुलाया है। ये जो जवाब सूबाई हुकूमत की जानिब से जो जवाब दिए जा रहे हैं कि सैलाब मुतासिरीन अपने घरों को नहीं जा पा रहे हैं, सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी कम है, इस्लामाबाद में एक लॉन्ग मार्च चल रहा है जिसके बायस कुछ सिक्योरिटी एहलकार वहां पर भी जाएंगे, तो ये जो सारे जवाब हैं इलेक्शन कमीशन के सामने जब आप ये जवाब रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जवाब रखेंगे, तो आपको लगता है कि इसका कोई हल निकल पाएगा? नहीं, वाज़ेह हल मौजूद है। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हक देता है, यह इख्तियार देता है पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 220 के तहत कि वो पाकिस्तान के जिस इदारे को चाहे इलेक्शन कराने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसमें आर्मी भी शामिल है, एयरफोर्स भी शामिल है, नेवी भी शामिल है, एफसी भी शामिल है, रेंजर्स भी शामिल है, कोई भी एजुकेशन का इदारा, कोई इदारा भी वो चाहे इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इख्तियार अपना इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हमारा यही मुतालबा है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो जितने झूठ बोल रहे हैं ना सिंध हुकूमत, आज अदालत के अंदर तो इनके साथ हो गई ना ठीक ठाक। जब जज आपने पूछा कि आप जरा बताएं तो सही, कितने पुलिस एहलकार आपके गए हैं? असल में आपने बिलावल साहब का वो बयान
सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नाजमाबाद के लिए नहीं दे सकता पुलिस वाला, इस्लामाबाद के लिए 5000 पुलिस वाले दे सकते हैं, नाजमाबाद के लोगों को या कराची के लोगों को इख्तियार देने के लिए इनके पास पुलिस नहीं है। तो ये आश्कार हो जाएंगे और सिर्फ हम अदालत नहीं, हमारा आईनी और जमहूरी हक है, हम इनके सीएम हाउस का घेराव करेंगे, हम सड़कों पे बैठेंगे, इनको सड़कों पर भी आएंगे, भागने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हाफिज नईम और रहमान साहब, तफसीली आपने गुफ्तगू की, आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक खतरनाक कल्चर परवान चढ़ रहा है जिससे नौजवानों की जिंदगियां दांव पर लग रही हैं। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, अमेरिका की तरह पाकिस्तान में भी गन कल्चर परवान चढ़ रहा है। तालिब इल्म असलहा खरीद रहे हैं जो कि इंतहाई अलार्मिंग सी सिचुएशन है। इंचार्ज CTD उमर खताब ने इंकशाफ किया है कि फेसबुक पर असलहे की फरोख्त के लिए बाकायदा पेजेस बनाए गए हैं और इसमें तलबा ज़्यादा से ज़्यादा असलहा मंगवा रहे हैं। असलहे की गैर कानूनी फरोख्त में कराची के दुकानदार सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। असलहे के जाली लाइसेंस भी बनाए जाते हैं जिन पर बाकायदा QR कोड होता है। इंचार्ज CTD ने मजीद क्या कहा वो पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ होंगे। फेसबुक पे पेजेस बने हुए हैं दर आदमखेल, पेशावर और उसके आसपास जो इलाके हैं जहाँ पर ये कारखाने बने हुए हैं असले के, जिनकी दर आदमखेल या मुख्तलिफ इलाकों में कारखाने हैं, उनके कराची में नेटवर्क है, यहाँ वेपन पहुँचाते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन जो कराची की तरफ हो रही है वो सारी इलीगल तरीके से कर रहे हैं। यहाँ की जो शॉपकीपर हैं उसमें कुछ शॉपकीपर हैं जिसमें मुलविस हैं, तो आपको रसीद बना के देते हैं और पंच लगाते हैं जी ये हमारी दुकान से बेचा गया। स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा मंगवा रहे हैं वेपन, तो माँ बाप को भी चाहिए कि देखेंगे बच्चे के पास पिस्टल है, लाइसेंस है या नहीं। पहली बात है उसकी जरूरत क्या है। ये जो ग्रुप हमने पकड़ा है इसे तकरीबन 18 से ज़्यादा हमें पिस्टल मिले हैं और अगर आप पिस्टल की क्वालिटी देखें, अब ये फुली ऑटोमेटिक है, ये ब्रस्टेड है, ट्रिगर दबाएंगे तो जितना भी मैगजीन है सारी गोली निकाल देगा। इसमें 14 वाला मैगजीन भी है और इसमें 24 वाला मैगजीन भी है। अब कलाशनिकोव से ज़्यादा खतरनाक वेपन ये दो हो गए हैं। जिस शख्स को वेपन और वेपन का लाइसेंस चाहिए तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का लाइसेंस से शो करते हैं आपको, उसके वो अलग से पैसे लेंगे आपसे, आपका फ़ोटो मंगवाएंगे, आपके शनाख्ती कार्ड मंगवाएंगे, फिंगरप्रिंट्स और सिग्नेचर जो है ये व्हाट्सएप के जरिए आपको अपने पास मंगवा लेते हैं। 2 दिन के बाद आपको एक पिक्चर आएगी जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक लाइसेंस इशू हुआ होगा जिसके ऊपर QR कोड भी लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने QR कोड आप स्कैन करते हैं तो वो बिल्कुल आपको ओरिजिनल लगता है, जबकि वो फेक लाइसेंस होता है। ये देखा आपने कितना खतरनाक काम किस तरीके से हो रहा है। अहमद हमारे साथ है। अहमद, ये सब क्या हो रहा है? क्या हमारे मुल्क में असलहा खरीदना इतना आसान हो गया है कि अब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन पेजेस बन रहे हैं असलहे की खरीदो फरोख्त के लिए? देखिए सिद्रा, सबसे पहले कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल से लेकर और कच्चे के डाकुओं तक तमाम ही जगह पर ये जो गैर कानूनी असले का इस्तेमाल है, इससे सबसे ज़्यादा पुलिस परेशान दिखाई देती है। क्योंकि अगर हम जल्द ही कुछ दिनों की माजी की बात करें तो पुलिस पर कच्चे के इलाके पर जो हमला हुआ कच्चे के डाकुओं की जानिब से किया गया, वो भी हैवी मशीनरीज और जो है वो भारी असले का इस्तेमाल जो है वो उसमें किया गया, तो वो भी कोई लाइसेंस याफ्ता असला नहीं था। फिर इसी तरह जो कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में हम अक्सर देखते हैं कि जी किसी शहरी को ज़ख्मी कर दिया जाता है या उसकी जान ले ली जाती है, उसके बाद उसका खोल जो स्पॉट से मिलता है उसको फॉरेंसिक किया जाता है तो वो नया असला होता है। तो ये पुलिस की तफ्तीश में इंतहाई मुश्किलात सामने आती हैं इस सारे मामले से, क्योंकि ये एक इनलीगली असला जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है। इम्पोर्ट से मुराद ये स्मगल किया जाता है और ये स्मगल जो है वो ज़्यादातर पेशावर, DI खान, दर्रा आदमखेल, ये इन जगहों पर जो छोटे कारखाने हैं उनमें ये असला जो है वो तैयार किया जाता है और फिर बसों के ज़रिए। हैरत अंगेज़ बात यह है कि कराची ये असला जो है वो मुंतकिल कर दिया जाता है और कोई इतनी ज़्यादा कोई चेकिंग या रोक टोक नहीं है कि वो यहाँ तक असला पहुँच जाता है और उसके बाद उसको बासानी फ़रोख्त भी किया जा रहा होता है, जाली लाइसेंस बना के फ़रोख्त किया जा रहा होता है। ख़ास तौर पर ये जो कार्रवाई की गई है CTD की जानिब से, ये इसलिए भी अहम थी क्योंकि IG सिंध की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे कि इनलीगली जो असला शहर में स्मगल होकर आ रहा है उसकी रोकथाम जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसका नेटवर्क ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तो राजा उमर खिताब और उनकी टीम पुलिस कार्रवाइयाँ करती है, उसके बावजूद भी गैर कानूनी असलहा फरोख्त करने वाले कैसे अपना कारोबार चमकाते रहते हैं? ये धंधा किस तरह चलता रहता है कार्रवाइयों के बावजूद भी? जी देखिए, अब ये धंधा बड़ा आसान हो गया है सिदरा। ये फेसबुक पेजेस बन गए हैं, ये इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं और उसमें नई नई पिस्टल्स की तस्वीरें जो है वो शेयर की जाती हैं, जिसमें जो नौजवान नस्ल है हमारी, जो ऐसे नौजवान जो कि पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि महंगी पिस्टल्स ख़रीद सकते हैं, वो अपने वालिदैन को बगैर बताए भी जो है वो वेपन ख़रीद रहे होते हैं और लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनलीगली ये स्मगल्ड वेपन है, तो इसको जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा होता है। शौक जो है वो ज़्यादातर देखने में नज़र ये आ रहा है कि नौजवान ही
ख़रीदार होते हैं और ये असला जो है वो ख़रीदते हैं। फिर उसकी वो तस्वीर भी जो है वो बड़े शौक में जो है वो लगाते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। तो वालिदैन को भी नज़र रखने की ज़रूरत है। इसी जानिब आ रही थी कि अक्सर क्राइम की वारदात के बाद जब आप ये वाक़यात रिपोर्ट करते हैं, CCTV फुटेजेस आती हैं, छोटी उम्र के बाइक सवार होते हैं जिनके पास असलहा होता है, फुटेज सामने आ जाती है। अक्सर टिकटॉक पे भी हम देखते हैं कि नौजवान तालिब इल्म किस तरह से असलहा लहराते हैं, नमूद नुमाइश इसकी करते हैं। तो क्या कहा जा सकता है कि ये वो जरिया है जिससे तालिब इल्मों को, नौजवानों को असलहा मिलता है? अच्छा देखिए जी, इसमें दो चीज़ें, एक तो वो नौजवान हैं जो कि पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उसके बाद पैसा उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है या वालिदैन की जानिब से दिया गया है, तो वो उसको शौकियन असला जो है वो ख़रीदते हैं और सिर्फ तशहीर करने के लिए, तस्वीर खिंचवाने के लिए वो उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक तरफ वो हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो असला गैर कानूनी तौर पर स्मगल्ड होकर उनके पास पहुंच रहा है, वो उसको चंद हज़ार रुपए में ख़रीदते हैं और फिर उसको वारदातों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों ही जगहों पर ये स्मगल्ड वेपन है। और साथ ही साथ इसमें सबसे खौफनाक बात यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि जी जो दुकानें शहर में खुली हैं जो कि लाइसेंस याफ्ता असला बेचने के लिए बनाई गई हैं, वो भी गैर कानूनी असला जो है वो फरोख्त करते हैं और उनके कुछ रिश्तेदार जो कि वहाँ मुकीम हैं, जिन इलाकों का हमने नाम लिया, DI खान में, दर्रा आदम खेल में, वो वहाँ पर छोटे कारखानों में वो असला बनाते हैं और उसको डिलीवरी भी करवाई जाती है, कराची मुंतकिल करते हैं और फिर यहाँ बेचते हैं। अहमद रहमान खान, आप तफसीली तौर पर हमें इस बारे में आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी पीर को, अपना ख्याल रखिए।